आगामी एडीओ एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। सामाजिक अंकेक्षण का थ्योरी क्लास। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद क्या होता है? ये लोगों का शासन के साथ कार्य कर परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षकों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है ये बात, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। सामाजिक अंकेक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सामुदायिक भागीदारी बना रहे, सभी का मास्टर रोल की जांच होनी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही का क्या होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए कि भाई किसकी जवाबदेही है कि नहीं है। अनियमितता पर रोक लगती है इससे। ठीक है, पारदर्शिता इसका निर्धारण होता है। न्याय संगत का प्रक्रिया, निष्पक्षता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और योजना के प्रभाव का मूल्यांकन भी होता है कि इसका क्या प्रभाव रहा। गलतियों में सुधार, क्या गलतियां रहीं उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। सही दिशा का निर्धारण। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए आवश्यक है ताकि इन सब चीज़ों पे क्या हो, सुधार हो सके, ये सब चीज़ें हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण के तत्व। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त अधिकार एवं सुविधाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना क्या है, इसके तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त जो अधिकार हैं एवं सुविधाएं हैं, इनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण के तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण के तत्व के अंतर्गत ही विशेषकर सामाजिक अंकेक्षण में भागीदार बनने का अधिकार। ठीक है, ये भी इसके तत्व के अंतर्गत ही आते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण में भागीदार बनने का अधिकार। सभी दस्तावेज एवं प्रपत्र उपयोग हेतु सुलभ होने चाहिए। जो भी दस्तावेज हैं, प्रपत्र हैं, वो उपयोग के लिए उपलब्ध हो सुलभ तरीके से। सभी जानकारियों को देखा और पढ़ा जा सके, साथ ही उसका आकलन किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये उसके तत्वों के अंतर्गत आता है सामाजिक अंकेक्षण के। साथ ही साथ प्रभावित लोगों के समक्ष पारदर्शिता एवं सहभागिता के आधार पर निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया की जाए। ठीक है, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके समक्ष पारदर्शिता और सहभागिता के आधार पर निर्णय ले जाने की प्रक्रिया किया जाए। नमूना एवं चक्रीय क्रम में प्रभावित लोगों का प्रमाण पत्र, माप और निरीक्षण किया जावे। ठीक है, नमूना व चक्रीय क्रम में। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण से पाए गए तथ्यों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण में दल के गठन के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण जांच हेतु दल के सदस्यों का चुनाव करती है ग्राम सभा। ठीक है, कौन करती है? ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किए गए दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण के लिए होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। जो भी दल का गठन होगा उससे सिर्फ एक ही सामाजिक अंकेक्षण कराया जा सकता है या फिर कराया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जांच दल में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो न्यूनतम 5 सदस्य होंगे और अधिकतम जो है वो 7 सदस्य होंगे। ठीक है, जांच दल में 2 पंजीकृत मजदूर होना आवश्यक है। ठीक है, तो 2 मजदूर होंगे जो पंजीकृत मजदूर होंगे। और यह क्या है? स्वैच्छिक कार्य। चूँकि यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अपना स्वयं का कुछ समय का सामाजिक दायित्व का ही कार्य है, अतः इसमें मानदेय नहीं दिया जाता। ठीक है, सामाजिक
अंकेक्षण का जो कार्य किया जाता है उसमें मानदेय नहीं दिया जाता। ठीक है। जांच दल 4 तरह के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जांच दल जो है 4 तरह का कार्य कर सकता है। पहला है कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकता है और नापजोख कर सकता है। दूसरा, क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों की जांच कर सकता है। जिस एजेंसी ने वहाँ पे कार्य कराया है उसकी क्या करेगा, अभिलेख जो हैं कागजात हैं उसकी जांच करेगा। मजदूरों से पूछताछ कर सकता है। ठीक है। जांच का निष्कर्ष और फिर सुझाव देगा। तो ये 4 प्रकार के कार्य जो है जांच दल कर सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी किस प्रकार की जाती है। तो इसकी घोषणा कम से कम 1 माह पहले किया जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो 1 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करते हुए एजेंडा जारी किया जाए, जिसमें स्थान, तिथि और समय जो है जिम्मेदार लोगों का और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाएगा, तो सामाजिक अंकेक्षण का प्रसार प्रसार बहुत ही बड़े स्तर पर हो, बृहद स्तर पर हो। अभिलेख, इसमें क्या जो अभिलेख है उसके बारे में, तो सामाजिक अंकेक्षण हेतु जो समस्त अभिलेख हैं कम से कम 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध होने चाहिए, जिसे देखा और पढ़ा जा सके। ठीक है। तो जो अभिलेख हैं उनको 15 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत में रखना होगा ताकि उसे देखा और पढ़ा जा सके। ठीक है। आयोजन, तो इसका आयोजन, सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन ग्राम सभा को आयोजित करके फिर सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया जाता है। ठीक है। पॉइंट यहाँ भी। ठीक है। 15 दिवस पूर्व अभिलेख जो हैं उनको रखा जाएगा। कार्यवाही विवरण, ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण जो है वो कौन तय दर्ज करता है, वो दर्ज करता है सचिव। यह सचिव संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यह जो सचिव है ये संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत में उपस्थित लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे सचिव, तो सचिव जो है संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी जो सचिव है वो वहाँ पे जो सचिव होता है ना वो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हमने बताया कार्यवाही विवरण जो है वो सचिव दर्ज करेगा, लेकिन जो ये सचिव होगा जो उस संबंधित ग्राम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो सचिव है। ठीक है। अवधि, तो
हर 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा इसके अलावा जब भी उपयुक्त समझे अपने पंचायत क्षेत्र में आपसी सहमति से सामाजिक अंकेक्षण इसके अलावा आयोजित कर सकती है। तो हर 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा का समय ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिससे सभी लोग, खास तौर से योजना में जो काम करने वाले लोग हैं ना, जैसे मजदूर, औरत और पिछड़े समुदाय के लोग, उसमें आसानी से आ सकें, हिस्सा ले सकें। तो ग्राम सभा जो है ऐसे समय रखा जाए जब ये लोग सारे वहाँ पे आ सकें। सारे प्रस्ताव और फैसले मतदान के आधार पर लिए जाएंगे। तो जो भी यहाँ फैसले होंगे उसके लिए मतदान कराया जाएगा। लेकिन जो लोग पक्ष, यानी जो लोग पक्ष अल्पमत में हैं, उनकी बात भी नोट जरूर की जाएगी, उनकी बात भी सुनी जाएगी। पिछली सामाजिक ऑडिट फोरम से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट को अगले फोरम में सबसे पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जो पिछली सामाजिक ऑडिट फोरम से संबंधित कार्यवाही होती है उसको जब अगला होगा तो उसमें सबसे पहले उसी को पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार ग्राम अंकेक्षण दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति तथा ग्राम सभा को दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सामाजिक अंकेक्षण का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, ग्राम अंकेक्षण दल को, और राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति या तथा ग्राम सभा को दिया गया है। यानी इतने लोग ग्राम सामाजिक अंकेक्षण करा सकते हैं। कौन कौन करा सकते हैं, तो ग्राम अंकेक्षक दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण तथा निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति या फिर ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत का जो सरपंच होता है ना उसके द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है या जब सामाजिक अंकेक्षण होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो सरपंच जो है वो करता है। इस स्थिति में अभी जहाँ तक हम पढ़े उस स्थिति में सरपंच जो है वो अध्यक्षता करेगा। शासन द्वारा निर्धारित दिनांकों को ग्राम सभा को आहूत करने का दायित्व सरपंच का होता है। ठीक है, यानी सरपंच उस दिनांक को ग्राम सभा आयोजित करेगा। ग्राम सभा में निर्धारित कोरम होना चाहिए। ग्राम सभा में इसके लिए निर्धारित कोरम भी होना चाहिए। ठीक है, यानी निर्धारित कोरम जो है वो 1/3 होता है। ठीक है, और 1/3 में भी क्या होता है, उसमें 1/3 महिला भी होनी चाहिए। तो सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम इतना ही होगा जितना गांव की ग्राम सभा के लिए कोरम निर्धारित, गांव की ग्राम सभा के लिए कोरम निर्धारित होता है। ठीक है, कुल कोरम के लिए जातिगत आधार एवं 1/3 महिलाओं का हिस्सेदारी इसमें होना चाहिए। वही है, ये बोल रहा है जो कोरम होता है ना ग्राम सभा के लिए, ठीक है, वो होता है 1/3 यानी 1/3, और इसमें भी 1/3 जो है वो महिला सदस्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य है ग्राम सभा। नेक्स्ट तथ्य क्या है, ग्राम सभा में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण किए गए कार्यों के संपूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्माणाधीन कार्यों के बारे में प्रगति विवरण, जिनमें स्वीकृति दिनांक होगा, प्राक्कलन अनुसार धनराशि, उस पर सामग्रीवार व्यय, मजदूरी पर व्यय, गुणवत्ता आदि शामिल होगा। ग्राम सभा को ये दी जाएंगी, ग्राम सभा को सौंपी जाएगी। ठीक है, तो क्या बताया हमने, ग्राम सभा में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन किए गए कार्यों के संपूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्माणाधीन कार्यों के बारे में प्रगति विवरण,
जिनमें स्वीकृति दिनांक, प्राक्कलन अनुसार धन राशि और उस पर सामग्री व व्यय, मजदूरी व्यय, गुणवत्ता आदि शामिल होगा, ग्राम सभा को दी जाएगी। दो ग्राम सभाओं के बीच की अवधि का जो प्रतिवेदन एवं कार्य होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि दो ग्राम सभाओं के बीच अवधि का प्रतिवेदन और कार्य होने पर प्रतिवेदन क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, दो ग्राम सभा जो होगा उसके बीच के समय का, अवधि का प्रतिवेदन बनाया जाएगा एवं कार्य होने पर उसका प्रतिवेदन जो है वो प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को सौंपे नहीं जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर पढ़कर सुनाए जाएंगे। अभिलेख की सुरक्षा का और जो दायित्व होता है वो सरपंच का होता है। तो ये मेन पॉइंट ये है कि अभिलेख की सुरक्षा का दायित्व होता है सरपंच का। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करके दिया जाएगा या आपत्ति होने पर अनुमोदन नहीं होने की अवस्था में लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपी जाएगी या भेजी जाएगी। यानी ग्राम सभा के समक्ष जो कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करके दिया जाएगा या उस पर आपत्ति होता है तो अनुमोदन नहीं होगा, उसका आपत्ति होगा तो इसकी जो लिखित सूचना है वो अनुभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाएगी। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, शासकीय विभागों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों का विवरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाले कार्य, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं या कराए जा सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी की प्रक्रिया के अनुसार ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिसे RES बोला जाता है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES तथा BRGF योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित कार्य वगैरह होता है। अन्य सामान्य कार्य जिनमें ग्राम पंचायत क्षेत्र से शासकीय विभागों द्वारा करवाए जाने वाले कार्य भी शामिल होते हैं। यानी अन्य सामान्य कार्य, कैसे अन्य सामान्य कार्य? जो ग्राम पंचायत क्षेत्र से शासकीय विभागों द्वारा करवाए जाने वाले जो कार्य होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें 3 काम प्रमुख देखा। रोजगार गारंटी का जो कार्य है इसके लिए किया ही जाता है, साथ ही साथ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और BRGF योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भी सामाजिक अंकेक्षण होता है। देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किया जा सकता है? तो ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण करने के लिए,
और पंजीकृत परिवारों के रोजगार कार्ड का वितरण भी इसमें होता है। परिवार द्वारा रोजगार हेतु आवेदन पत्र को प्राप्त किया जाता है। इन बिंदुओं पर भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है कि परिवार द्वारा रोजगार के लिए आवेदन पत्र प्राप्ति होती है। कार्यों की सूची एवं स्थानों का चयन किया जाता है। कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा तकनीकी शासकीय स्वीकृतियां तथा कार्य आदेश इन पर भी क्या है सामाजिक अंकेक्षण में इन बिंदुओं पर भी किया जाता है। इसके अलावा कार्यों का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण, कार्य का मूल्यांकन और सत्यापन, उपयोग किए गए मास्टर रोल की जांच ये भी इसमें होती है। निर्धारित तिथि में मजदूरी भुगतान। ठीक है। सामग्री खरीद, कुशल अकुशल एवं अन्य व्यय की जानकारी दी जाती है। ग्राम पुस्तिका की छाया प्रति, प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण, बेरोजगारी भत्ते की मांग और भुगतान, ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है। इन बिंदुओं पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। ठीक है। तो सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किया जाता है उस पर एक नज़र डालते हैं या किया जाना चाहिए। तो ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण के आधार पर, पंजीकृत परिवारों के रोजगार कार्ड का वितरण, परिवार द्वारा रोजगार हेतु आवेदन प्राप्ति। इसके अलावा कार्यों की सूची एवं स्थानों के बारे में क्या होती है, स्थानों का चयन, कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन, तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृतियां तथा कार्य आदेश, निर्धारित तिथि में आवेदक श्रमिकों को कार्य आवंटन। इस बिंदु को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। कार्यों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, कार्य का मूल्यांकन और सत्यापन, उपयोग किए गए मास्टर रोल की जांच, निर्धारित तिथि में मजदूरी भुगतान हुआ है कि नहीं, सामग्री खरीदी, कुशल अकुशल अर्ध अन्य व्यय की जानकारी, माप पुस्तिका की छाया प्रति, प्राप्त शिकायत और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण, बेरोजगारी भत्ता की मांग और भुगतान, ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण। इन बिंदुओं के आधार पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। इसके अलावा कुछ और बिंदु हैं जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण फोरम और तकनीकी दलों की रिपोर्ट एक निश्चित समय के भीतर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत को भेज दी जानी चाहिए ताकि वह उन पर उचित कार्रवाई कर सके। ठीक है। तो ये जो सामाजिक अंकेक्षण फोरम और जो तकनीकी दलों की जो रिपोर्ट है वो एक निश्चित समय के भीतर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत को क्या करनी चाहिए, भेज देनी चाहिए ताकि वह उन पर उचित कार्रवाई कर सके। सामाजिक अंकेक्षण से होने वाले लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पारदर्शिता आएगी, अनियमितताओं पर रोक लगेगी, सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा शासन एवं समाज के बीच जो भरोसा है वो बढ़ेगा, मजदूरों को सही समय पर काम मिलेगा, सही मजदूरी प्राप्त होगी, शासन द्वारा किए गए अधिकार एवं सुविधाओं के प्रति ग्रामीण जो है वो जागरूक होंगे, शासन द्वारा दिए गए धन का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं ये ग्रामीण जो हैं जान पाएंगे। उसके देखते हैं इसमें जो अनुविभागीय अधिकारी होता है उसके द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है उसके बारे में। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो होता है, ठीक है, तो
इसमें ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रकरण है उसको दर्ज करता है। किसके तहत? पंचायती राज अधिनियम के तहत। सूचना की जांच करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये समिति किस प्रकार होगा? निर्माण कार्य से संबंधित अगर शिकायत प्राप्त होता है तो जांच समिति जो है उस ग्राम पंचायत का एक पंच जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो, विकास का उपयंत्री तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। ठीक है, तो जो समिति बनेगी उस समिति में क्या होगा? उस ग्राम पंचायत का एक पंच होगा जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो, क्योंकि उसी से संबंधित जांच कर रहे हैं, और विकास खंड का उपयंत्री तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। तो ये जो समिति बनेगी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा वो है। ठीक है, अगर जो जांच करेगा वो अनुविभागीय अधिकारी हितग्राही मूलक किसी योजना संबंधित, तो उसमें विभागीय कार्य संबंधित शिकायत होने पर जांच समिति में उस पंचायत का एक पंच होगा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ भी उस ग्राम पंचायत का क्या होगा? पंच होगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जाना जाता हो। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं है, पॉजिटिव बताया है कि वो उस सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। इन समितियों के संयोजक उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे। ठीक है, और इन समितियों के जो संयोजक होंगे उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे। ठीक है, जो संयोजक होंगे ना उसमें जो नामांकित शासकीय कर्मचारी हैं वो उसके संयोजक होंगे। जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही। ठीक है, अब जो जांच प्रतिवेदन इन्हें मिलेगा, जांच के बाद जो प्रतिवेदन मिलेगा उस पर किस प्रकार कार्यवाही की जाएगा? तो जांच समिति जांच की तिथि निर्धारित करके सूचना जो है ग्राम पंचायत को दे देगी। ठीक है, जो जांच समिति है ये क्या करेगी? जांच की तिथि को क्या करेगी? निर्धारित करेगी कि हम इस समय जांच करने आ रहे हैं, ऐसा वैसा करके। तो ये सूचना जो है क्या करेगी? ग्राम पंचायत को दे देगी, और जांच का कार्य मौके पर ही किया जाएगा। जांच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। जांच समिति को संबंधितों द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी अभिलेख हैं वो जांच समिति को दिया जाएगा। ठीक है, जांच समिति कौन है? जो अनुविभागीय अधिकारी जो कर भेजे हैं वो। समिति जो है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सौंप देगी। ठीक है, और जो समिति है यहाँ पे जो भी जांच करेगी उसको अनुविभागीय अधिकारी को क्या करेगी? फिर वो सौंप देगी। अब जांच प्रतिवेदन के उपरांत क्या क्या कार्रवाई होगी? जांच तो समिति ने सौंप दी अनुविभागीय अधिकारी को। अब यहाँ क्या होता है? तो जांच प्रतिवेदन पर प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी किसी अधिकारी को जांच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने हेतु नियुक्त करेगा। अब जांच जो हुआ है उसका प्रतिवेदन जो है वो इसकी जांच जो है जांच का प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने के लिए अलग से वो एक अधिकारी क्या करेगा? नियुक्त करेगा। यह अधिकारी ग्राम सभा के दिन उपस्थित रहकर प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ग्राम सभा यदि संतुष्ट हो जाए जो जांच प्रकरण समाप्त होने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगी। ठीक है, अगर ग्राम सभा संतुष्ट हो जाती है इन सब से तो वो संतुष्टि का जो जांच प्रकरण है उसको समाप्त करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेज देगी। ठीक है, अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी भी प्रकरण को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। यदि ग्राम सभा जो है संतुष्ट नहीं होता तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजी जाएगी।
ठीक है। यानी ग्राम सभा यदि संतुष्ट नहीं होता है तो दोषी जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा अनुभागी अधिकारी को फिर से भेजी जाएगी और इसकी सूचना कंडिका 6.1 में नामांकित अधिकारी द्वारा अनुभागीय अधिकारी को लिखित में दिया जाएगा। ठीक है। अनुशंसा, तो अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुभागीय अधिकारी पंचायत राज अधिनियम के तहत अपने न्यायालय में पूर्व से दर्ज प्रकरण में विधिवत कार्रवाई करेगा। तो जो अनुभागीय अधिकारी है पंचायती राज अधिनियम के तहत ही पूर्व में दर्ज प्रकरण के अनुसार ही विधिवत जो है वो कार्रवाई करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के तहत यानी रोजगार गारंटी योजना के तहत किस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है। तो अशोक मेहता समिति 1978 ने जन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपने जन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रावधान धारा 17 में ये प्रावधान है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। तो धारा 17(1) में क्या है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनिटर करेगी। धारा 17(1) में बोलता है कि ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के भीतर जो कार्य का निष्पादन होगा या होता है उसका क्या करेगी? मॉनिटर करेगी। कौन? ग्राम सभा। ये मनरेगा की धारा 17 में लिखा है। धारा 17(2) में क्या है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक समीक्षा करेगी। तो ग्राम सभा जो है वो नियमित सामाजिक संपरीक्षा या सामाजिक अंकेक्षण करेगी। ठीक है। कौन? ग्राम सभा। ये लिख दिया है धारा 17(2) में। उसमें तो सिर्फ मॉनिटर करने के लिए बोला गया है 17(1) में। 17(2) में बोला गया है कि सामाजिक परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी ग्राम सभा। 17(2) में जो बोला गया है। उसके बाद है 17(3) ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके अंतर्गत मास्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मजदूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेख बहियां कागज पत्र भी सामाजिक अंकेक्षण करने के प्रयोजना के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी। ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है ना वो ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी। ये जो जितने भी हमने यहाँ पे कागजात बताए वो सभी ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी। कौन? ग्राम पंचायत। धारा 17(3) में ऐसा बोला गया है। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या प्रावधान है इसके लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की धारा 8(3) में मनरेगा योजनाओं के तहत स्थापित सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य शासन को परामर्श दिया गया है। अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना की धारा 8.1 में मनरेगा योजना के तहत स्थापित जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई होता है, ठीक है, जो मनरेगा योजना के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है, सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य शासन को परामर्श देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी वही सामाजिक अंकेक्षण दल कार्य करेगा जो मनरेगा में बनाया गया था। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की धारा 8.3 में मनरेगा योजना के तहत स्थापित जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, इसी के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी सामाजिक अंकेक्षण कराई जाएगी। ठीक है, और ये राज्य शासन को परामर्श दिया जाएगा।
इससे ही कि मतलब इससे ही सामाजिक अंकेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कराया जाए के लिए राज्य शासन को परामर्श दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए प्रावधान। तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियमावली 2015 में अधिसूचित किया गया है। यानी मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 2 के मनरेगा अधिनियम इसके बारे में देखते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा है 32। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया है। ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए प्रावधान यही हैं कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का पंजीयन माह फरवरी 2014 में हुआ था। किस माह में? फरवरी 2014 में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का हमारे यहाँ पंजीयन हुआ था। सबसे पहले पंजीयन कब हुआ था बोल देगा तो ये बताना है, फरवरी 2014 में। इसकी गवर्निंग बॉडी का जो गठन है वो 11 सदस्यों को मिलाकर हुआ है, जिसमें क्या है, वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद, NGOs के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ठीक है। तो इसके लिए इसकी गवर्निंग बॉडी है जिसमें 11 सदस्य हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ हैं और शिक्षाविद हैं तथा NGOs के प्रतिनिधि शामिल हैं। और यह अभी मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो ये अभी जो भी सामाजिक अंकेक्षण हो रहे हैं मनरेगा में या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है, इनके लिए क्या है, ये जिम्मेदार हैं। अब हम देखते हैं मनरेगा योजना से प्रशासनिक फंड से 0.5% राशि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान किया गया है ताकि सभी ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया जाए। इसके लिए मनरेगा योजना से प्रशासनिक फंड को दिया गया है 0.5% राशि। ठीक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण को प्रदान करती है। मनरेगा योजना से प्रशासनिक फंड से ये जो राशि है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान करती है ताकि सभी ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण जो है वो किया जा सके। तो मनरेगा योजना से प्रशासनिक फंड से 0.5% की जो राशि है वो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान किया जाता है। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, जवाबदेही को सुनिश्चित करना, समुदाय की सहभागिता में वृद्धि करना, लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना, यानी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करें ये सुनिश्चित हो, उनको अनियमितताओं को दूर करके कार्यक्रम का जो है प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो ये मनरेगा अटल आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। अब देखते हैं मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ समुदाय में जागरूकता क्या होता है, उत्पन्न होता है। नियमित निगरानी होने से और प्रतिक्रिया के कारण समुदाय के स्वामित्व का क्या होता है, विकास होता है। यानी समुदाय के स्वामित्व का विकास होता है। जो भी वहाँ पे समुदाय है
उसके जो स्वामित्व है उसका विकास होता है। स्थानीय प्रशासन से जवाबदेही की मांग हेतु समुदाय को सशक्त करता है। स्थानीय स्वशासन से क्या होता है, जवाबदेही की मांग करते हैं तथा इस हेतु समुदाय को सशक्त बनाया जाता है। मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ये जरूरी है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर चिन्हांकित विशिष्ट कमियों अनियमितताओं को सुधारने के लिए भी ये सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है, लाभ होता है इससे। क्रियान्वयन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होता है। जो कार्य किया जाता है उसकी करने की जो समय सीमा है या करने का प्रकार है उसमें भी उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और इससे ग्राम सभा को मजबूत बनाया जाता है, ग्राम सभा मजबूत होता है। और तो मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के ये लाभ भी हैं। अब इसके लिए शर्तें भी हैं। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु शर्तें भी है, तो इन शर्तों को भी देखना होगा। सामाजिक अंकेक्षण क्रियान्वयन एजेंसी की किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होना चाहिए। यानी ये वो जो सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए एजेंसी आएगी वो स्वतंत्र होनी चाहिए। क्रियान्वयन एजेंसी किसी भी सामाजिक अंकेक्षण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी क्रियान्वयन जो एजेंसी है, यानी जिस एजेंसी ने काम किया है, वो सामाजिक अंकेक्षण का जब कार्य होगा तो वो वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और यहाँ पहले में लिखा है सामाजिक अंकेक्षण क्रियान्वयन एजेंसी की किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, यानी वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी प्रक्रिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण टीम उसी पंचायत के निवासी नहीं होना चाहिए। और ये जो टीम होगी ना, बनेगी सामाजिक अंकेक्षण के लिए, तो ये उस पंचायत के लोग नहीं होंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां सामाजिक अंकेक्षण कार्य के आरंभ होने की तिथि से कम 7 दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण टीम को उपलब्ध कराने हेतु जनपद को आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी को प्रदाय करेंगे। इसका मतलब क्या है, ग्राम पंचायत या फिर जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, सामाजिक अंकेक्षण के कार्य आरंभ होने के 7 दिन पहले सामाजिक अंकेक्षण टीम को, जो सामाजिक अंकेक्षण टीम है, इसको उपलब्ध कराने के लिए जनपद को आवश्यक जो अभिलेख हैं उनकी जानकारी को भेजेंगे। ठीक है, तो ये कौन करेंगे, ग्राम पंचायत अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां जो हैं वो सामाजिक अंकेक्षण कार्य के आरंभ होने की तिथि से 7 दिन पहले, ठीक है, ये सामाजिक अंकेक्षण टीम को उपलब्ध कराने के लिए जो टीम बनेगी, अंकेक्षण टीम बनेगी, उसको उपलब्ध कराने के लिए जनपद को आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी जो है वो ये भेजेंगे 7 दिन पहले ही। जो भी जानकारी वहाँ पे जनपद मांगेगा उसको ये लोग भेजेंगे। क्रियान्वयन ये जो सामाजिक अंकेक्षण टीम है इसको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कौन करेंगे, ग्राम पंचायत या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां। अगला है समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, तो समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। इसके अलावा युवाओं को शासकीय दस्तावेजों को समझने एवं जानने के लिए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये इसकी शर्तें हो गई सामाजिक अंकेक्षण के लिए। ठीक है, ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों के चयन की शर्त। अब जो ग्राम सामाजिक अंकेक्षण होगा उसमें जो सदस्य बनेंगे उन लोगों के लिए क्या शर्त है वो भी देख लेते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण के लिए उस जिले के विकास खंड सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण
ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों का चयन करेंगे। ठीक है, तो ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों का चयन कौन करेंगे? तो उस जिले के विकास खंड जो है, उस जिले के विकास खंड सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण जो हैं वो ही ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों का चयन करेंगे। हितग्राहियों के परिवारों से शिक्षित युवाओं की पहचान करके ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों के रूप में किया जाएगा। केवल मनरेगा योजना के अधीन कार्यरत मजदूरों के परिवारों से युवाओं का चयन किया जाएगा, यानी जिनका चयन किया जाएगा वो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग ही होंगे। अंकेक्षक की जो आयु है 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में जहां 12वीं उत्तीर्ण युवा उपलब्ध अगर नहीं है तो 10वीं पास युवा भी चल सकता है या चलेगा। ठीक है। राजनीतिक पार्टियों अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों से संबद्ध युवा का चयन ग्राम सामाजिक अंकेक्षक के रूप में नहीं किया जाएगा, यानी ऐसे युवा जो किसी राजनीतिक पार्टी वगैरह से संबंधित, उनका चयन ऐसे इसके लिए नहीं किया जाएगा। और ऐसे युवा जो ठेकेदारों, राजमिस्त्रियों, समाचार पत्र, मीडिया के रिपोर्टर के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको ग्राम सामाजिक अंकेक्षक के रूप में इनको भी चयन नहीं किया जाएगा। तो ये इनकी शर्तें हो गई जो लोग चुने जाएंगे। ठीक है, जो अंकेक्षक चुने जाएंगे, जो जिले के विकास खंड सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण जो है उनके द्वारा जो चुना जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रिया। अब छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर का तैयार करना, सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर तैयार करना, ये प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, शासकीय दस्तावेज प्राप्त करना, ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों की पहचान तथा उनको प्रशिक्षण देना, ग्राम पंचायत में उपलब्ध दस्तावेज तथा पंजियों की जांच और निरीक्षण करना, मजदूर तथा लाभार्थी वार दस्तावेजों की जांच करना और कार्यस्थल की जांच करना। तो ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम एक बार और देख देते हैं। सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर तैयार करती है, शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करती है, ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों की पहचान करती तथा उन्हें क्या करती है, प्रशिक्षण देती है, ग्राम पंचायत में उपलब्ध दस्तावेज तथा पंजियों की जांच करती है, उनका निरीक्षण करती है, मजदूरवार और लाभार्थीवार दस्तावेजों की जांच की जाती है और साथ ही साथ कार्यस्थल की भी जांच की जाती है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा जो अपनाई गई प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टों को ये क्या करती है, तैयार करती है। जो रिपोर्ट मिलता है सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट, ग्राम सभा की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। ठीक है, ग्राम सभा की जो प्रक्रियात्मक आवश्यकता है उनको सुनिश्चित करती है। और सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का संचालन करती है। सामाजिक अंकेक्षण की निकासी बैठक, ये भी इसकी प्रक्रिया में शामिल है। अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो जनपद और संबंधित विभागों से पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति हो, ऐसी क्या होती चुनौती होती है कि पूर्ण दस्तावेज प्राप्त किया जा सके। ग्राम सभा में कोरम पूरा हो, ये भी थोड़ा चुनौती रहता है। निकासी बैठक का संचालन और प्रशासन के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों हेतु कार्रवाई। ठीक है, निकासी बैठक का संचालन करना, प्रशासन के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों के हेतु कार्रवाई करना, ये सब चुनौतियां हैं। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को वेबसाइट पर समेकन करना और अपलोड करना, ये भी चुनौती है। सामाजिक अंकेक्षण दल की प्रतिबद्धता और ईमानदारी पर भी सवाल उठ सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण दल की कौशल रिपोर्टिंग, यानी अच्छी तरीके से रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है, ये भी क्या है, एक चुनौती ही है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा
ग्राम पंचायत में मनरेगा और इंदिरा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। ये जो है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के बारे में, तो मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 17(2) के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत में योजना के तहत लिए गए सभी परियोजनाओं का नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेगी। इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। तो जो ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण होता है उसके बारे में है ये। तो इसकी अगर हम बात करें मनरेगा एक्ट, उसके तहत जब हम बात करें तो धारा 17(2) के तहत जैसे हमने देखा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में योजना के तहत लिए गए सभी परियोजनाओं का नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। ठीक, इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 17(2) के तहत ग्राम सभा ग्राम पंचायत में योजना के तहत लिए गए सभी परियोजनाओं का नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेगी। इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण जो है वो ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान लोगों को उनके हकों के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा और सूचना प्राप्ति हेतु उन्हें अवसर दिया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को एक विशेष ग्राम सभा समझा जाना चाहिए और प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार इसका आयोजन किया जाना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का प्रचार प्रसार करना एवं समुदाय को इस सभा में भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त सहभागिता सुनिश्चित करना। ठीक है, इससे क्या होगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है किसी ऐसे अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों की जांच हेतु एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करेगी जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी का कोई भाग न हो। ठीक है, तो जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है किसी ऐसे अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर देगा, लेकिन ये जो है जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी का कोई भाग न हो। ठीक है, ये अधिकारी तो नियुक्त कर देगा, लेकिन जिला कार्यक्रम समन्वयक जो अधिकारी नियुक्त कर रहा है, ठीक है, वो मनरेगा योजना की क्रियान्वयन एजेंसी का कोई भाग नहीं होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में किसी भी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वे अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी कोई बाहरी व्यक्ति भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का कोरम अन्य ग्राम सभाओं के समान ही होता है। यानी जो ग्राम सभा का कोरम होता है वही कोरम यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण वाली ग्राम सभा का भी होता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को अपनी बैठक की अध्यक्षता करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी का सदस्य या अंग न हो तथा ग्राम सभा द्वारा स्वयं अनुशासित हो। तो ग्राम सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को अपनी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, यानी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को अपनी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी का सदस्य न हो, अंग न हो तथा ग्राम सभा के द्वारा उसे स्वयं अनुशासित न किया गया हो या उसे स्वयं अनुशासित किया गया हो, अनुशंसित हो। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जो ग्राम सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है,
उसका चयन ग्राम पंचायत या किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी के का सदस्य या अंग न हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो। अब देखते हैं ग्राम सभा की कार्यवाहियाँ। तो पिछले सामाजिक अंकेक्षण के कार्यवाही प्रतिवेदन को सबसे पहले प्रारंभ में पढ़कर सुनाया जाएगा। सभी सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों, विचलन, खामियों को निर्धारित प्रतिवेदन प्रारूपों में लिखा जाएगा। वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को कार्यवार और मजदूरवार पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। लोगों को ग्राम पंचायत और संबंधित पदाधिकारियों से प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा की ये जो हैं कार्यवाहियाँ हैं। इसके अलावा संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी सामाजिक अंकेक्षण पूछे गए प्रत्येक मुद्दों का उत्तर स्पष्टीकरण सहित देंगे। जो भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो इसमें पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्पष्टीकरण सहित देंगे। नामित स्वतंत्र पर्यवेक्षक ग्राम सभा में सभी शिकायतों, विचलनों, विसंगतियों को अनिवार्य रूप से नोट करेंगे। जो भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक होगा वो ग्राम सभा में सभी शिकायतों, विचलनों, विसंगतियों को अनिवार्य रूप से नोट करेगा। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों से व्यथित है, यानी जो भी सामाजिक अंकेक्षण हुआ है उसके निष्कर्षों से कोई व्यक्ति दुखी है, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसकी उपस्थिति में मामले की पुनः परीक्षण का एक अवसर देंगे उसको। ठीक है, उसकी यानी जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक है उसकी उपस्थिति में उसको एक और अवसर देंगे। ग्राम सभा में इस प्रकार से दर्ज साक्ष्य को समूह स्तरीय निकासी बैठक में, यानी ग्राम सभा में इस प्रकार से दर्ज जो साक्ष्य हैं इसको समूह स्तरीय जो निकासी बैठक होगा उसमें चर्चा हेतु पुनः नहीं खोला जाएगा या पुनः उठाया नहीं जाएगा। ठीक है, जो निकासी बैठक होगी उसमें इन्हें उठाया नहीं जाएगा या बोला नहीं जाएगा इनके बारे में। किसी एक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता द्वारा कार्यवृत्त को दर्ज किया जाना चाहिए, यानी किसी एक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता द्वारा कार्यवृत्त को दर्ज किया जाना चाहिए और इस पर सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए। किसी एक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता के द्वारा, कोई भी एक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता है, इसके द्वारा जो कार्यवृत्त है, जो कार्य किया गया है उसको दर्ज किया जाना चाहिए और इस पर सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर भी करवाए जाने चाहिए। कार्यवृत्त को दर्ज किया जाना चाहिए, वही बता रहे हैं। कार्यवाहियों सहित ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर उक्त ग्राम सभा के सरपंच एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर और अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्यवाहियों सहित जो भी कार्यवाही उसके साथ ही साथ ग्राम सभा में प्रस्तुत जो सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट है उक्त, ठीक है, इस पर ग्राम सभा के सरपंच, उक्त ग्राम सभा के सरपंच, सचिव आदि क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये टूटी फूटी मेरी तरफ से एक वीडियो था सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो कम से कम सामाजिक अंकेक्षण जो है आपका 70 से 80% जो है वो क्लियर हो जाएगा।